जैसे हम बताए ना, सर्जन्स की क्वालिटीज जो होती है, तो एक हॉक्स लाइक आईज, लेडीज लाइक फिंगर और लायंस लाइक हार्ट। मतलब दिल तो एकदम शेर का होना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर कुछ इधर उधर भी होता है तो उसको रिवाइव करने के तमाम तरह के रिससिटेशन प्रोसीजर्स हैं, आप करेंगे और ठीक हो जाएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना में हूँ और यहाँ के जो सर्जन के एक्सपर्ट हैं हमारे जीडी सिंह सर हमारे साथ उपस्थित हैं। और सर ने बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर, जबकि आज छुट्टी का दिन है और मैं बहुत ही खुद को लकी समझ रही हूँ कि सर ने मेरे एक रिक्वेस्ट मात्र से उन्होंने अपना एक कीमती समय छुट्टी के दिन भी आके छोटी सी इंटरव्यू आप सबके लिए, आप सबके अवेयरनेस के लिए हम सबके बीच है। तो हम स्वागत करते हैं जीडी सिंह सर का। हाँ, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग अस। सर कि आप सर्जन हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। डीन सर ने भी बताया था कि एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए और हमारे जो भी फील्ड में काम करते हैं किस तरह से उनको अवेयरनेस होना चाहिए। तो उस मैटर पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे फील्ड कंडीशन में सर्जरी करना थोड़ा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो क्या कोई जुगाड़ के तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, फील्ड कंडीशंस में हम जो मेजर सर्जरी के ऑप्शंस जो होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मेजर सर्जरी की तरफ आपको जाना होगा तो थोड़ा दिक्कत आपको होगी, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, लेकिन लार्ज एनिमल के केस में जितने हम सर्जरी करते हैं, मोस्टली सर्जिकल केसेस जो होते हैं हम लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं। तो लार्ज एनिमल का तो कोई, मान लीजिए हमको रिम्यूनोटोमी करना हुआ, रेमिनल इम्पेक्शन हुआ, कभी होता है, करना हुआ आपको, स्टैंडिंग पोजीशन में लेफ्ट पैरालंबर फोसा में आप इंसिजन डालिए, लोकल इन्फिल्ट्रेशन करिए और आराम से आप कर सकते हैं। इस तरह लिम्ब एम्पुटेशन हुआ तो लार्ज एनिमल केस में आप सर्जिकल इंटरवेंशन फील्ड में भी कर सकते हैं, और क्योंकि मोस्टली एनेस्थीसिया रीजनल और लोकल से होता है। लेकिन अगर आप स्मॉल एनिमल की तरफ जहां बढ़ेंगे, तो स्मॉल एनिमल की तरफ बढ़ने में फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया की तरफ जाना पड़ेगा, एंड इट इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग। बट लेकिन आप उसको भी अगर थोड़ा सा अपना छोटा सेटअप अगर कहीं आप ओटी का कर सकते हैं, कमरा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोग जैसे करते थे, एक प्रिपरेशन रूम छोटा सा हुआ, वहाँ प्रिपेयर किए, और एक ओटी टेबल हुआ, और एक जैलेजिन, इवन जैलेजिन कीटामिन, और भी लिग्नोकेन तो रीजनल एनेस्थीसिया है, जैलेजिन कीटामिन भी आप कर सकते हैं, एट्रोपिन को जैसे ओवरी एस्टेक्टोमी है, आप डायज़ेपाम कीटामिन भी कर सकते हैं, जैलेजिन कीटामिन भी कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ करते हैं तो इनहेलेंट एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है इनहेलेंट एनेस्थीसिया और ये सब चीज आप यूज करें, लेकिन आप जैलेजिन कीटामिन में भी एक छोटा सा सेटअप, लेकिन उसके लिए रूम होना चाहिए, फील्ड कंडीशंस में नहीं होना चाहिए, अनएथिकल होता है। वो चीजें में आप कर सकते हैं, चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, वेटनरियन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बताए ना, सर्जन्स की क्वालिटीज जो होती है, तो एक हॉक्स लाइक आईज, लेडीज लाइक फिंगर और लायंस लाइक हार्ट। मतलब दिल तो एकदम शेर का होना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर कुछ इधर उधर भी होता है तो उसको रिवाइव करने के तमाम तरह के रिससिटेशन प्रोसीजर्स हैं, आप करेंगे और ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, करिए। और कोई करने से पहले हम लोग हैं, अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो बिहार में हम लोग बिल्कुल, आप पूछिए, हमेशा आपके लिए। लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल में एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं तो बहुत ही उसका डोज रेट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसकी लिटिल बिट भी वो एनिमल का जान जा सकता है। तो ऐसे में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उनके यूज करते वक्त? लार्ज एनिमल का अलग डोज हो जाता है, स्मॉल एनिमल का अलग होता है, और उसमें भी खास करके कुत्ते बिल्ली जो होते हैं वो ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। तो उसमें ऐसे कंडीशन में हमें किन किन बातों को, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, लार्ज एनिमल, अभी आपने बोला, बहुत अच्छी बात है कि जैलेजिन की डोज के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा होती है डॉग एंड कैट में। तो अगर आप डॉग एंड कैट वाला डोज अगर रूमिनेंट्स जैसे बकरी और उसमें यूज करते तो बहुत खतरनाक है, तो इसीलिए काफी सेंसिटिव है। लार्ज एनिमल में जब भी आप स्मॉल एनिमल या रूमिनेंट्स में, स्पेशली रूमिनेंट्स में, तो डोज का ध्यान तो रखना चाहिए। और जब अगर हम डोज ज़्यादा दे दिए, थोड़ा चैलेंजिंग होता है लार्ज एनिमल में रिवाइव करना, क्योंकि उससे डेथ भी हो सकती है। स्मॉल एनिमल्स में थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैलेजिन कीटामिन की भी ज़्यादा होती है, अनटिल अनलेस अगर आपको ये लगे कि ये डॉग जो है बहुत ओल्ड एज या बहुत कोई कार्डियक इशू है या कोई रीनल फेल्योर, स्पेशली रीनल फेल्योर। इसीलिए हम क्या करते हैं, आप फील्ड में भी कर सकते हैं इस चीज़ को। आप क्या करिए कि अगर आपको लगता है कि इसको एनेस्थीसिया थोड़ा देना है, जैलेजिन कीटामिन दे के तब हमको एक छोटा सा, मान लीजिए आपको वाट ही काट के निकालना है, तो बिना एनेस्थीसिया कर नहीं सकते। अगर लगता है कि एनिमल कुछ डिजीज लग रहा है, वीक लग रहा है, तो एक सिंपल प्रोफाइल सीबीसी एलएफटी केएफटी, जो कि ब्लड कलेक्ट करिए डीटीए वेल में, और ह्यूमन पैथोलॉजी आजकल हर शहर में है, इवन कस्मा में भी है। उससे करा लेने से एक नट से पता चल जाता है, और इसके बाद जब चीजें नॉर्मल अगर रहेगी
आप आराम से जाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर में भी कोई टीआरपी का केस आता है उसमें उसका सक्सेस रेट हमारे देश में बहुत कम है। विदेशों में तो सर ऐसा मेथड है कि कुछ चुंबक के थ्रू भी मुंह से डाल के वो कुछ भी नुकीली ऐसे लोहे की चीजें होती निकाल ली जाती है, लेकिन अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई मेथड आया नहीं है। क्या फ्यूचर में इसकी कोई संभावना है कि इस तरह का कोई मेथड आ सकता है? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा टीआरपी के आजकल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, और इसमें फेटल मतलब मौत जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका रीजन है ये जब आपके पास आएगा ना तो उससे 3rd और 4th स्टेज में आएगा। वो वहाँ उस स्टेज में आने पे वो एनिमल कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में जाता है और उसको बचाना ना के बराबर है। यू कैन एक्सटेंड लाइफ अप टू सम डेज, यू कैन कह लीजिए मंथ या 3 मंथ 4 मंथ अगर ज्यादा बचा सके तो। अदरवाइज इवन फॉरेन में भी एंड इवन इंडिया में गढ़वासु लुधियाना ने एक प्रोसीजर डेवलप किया है, जिन्होंने एक नेजल इनहेलर होता है, इनहेलर हमारे जो नाक में हम सूंघते हैं इनहेलर, उसके आकार का उन्होंने एक मैग्नेटिक वो बनाया है। दैट इज ओनली प्रिवेंटिव मेजर्स। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो क्या करते हैं जैसे बछिया एक साल की हुई, 1 साल की जैसे हुई, उसको हम डायरेक्ट उसमें खिला देते हैं। दैट मैग्नेट विल इंटर इन द रेटिकुलम एंड रेटिकुलम में वो रहेगा। अगर जो भी कोई फॉरेन बॉडी रहेगी वो रेटिकुलम में ही उसको पकड़ के रखे रहेगा एंड इट विल नॉट पेनिट्रेट डायफ्राम थ्रू द रेटिकुलम। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। इस प्रिवेंटिव मेजर्स को हमको गवर्नमेंट लेवल से पूरे बिहार में एक्सटेंशन, रिगरस एक्सटेंशन एक्टिविटी करके अगर टीआरपी के केसेस को कम करना है तो ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जितने अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, यहाँ आज फील्ड में टेंट गड़ा और टेंट गड़ेगा, उसके बाद कील सब ऐसे ही रहेगा, जानवर जाएगा, इनडिस्क्रिमिनेट फीडर है, खाएगा, नेल खाएगा, 100% खाएगा। ये सब चीजें हम प्रिवेंटिव मेजर्स में कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जिस स्टेज पे आपके पास आता है उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम लार्ज एनिमल में ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इवन गढ़वासु के साइंटिस्ट भी बताए ये चीज कि हम नहीं कर सकते। तो प्रिवेंटिव मेजर्स याद रखिए, वो मैग्नेट लीजिए, कंपनी कर्नाटका की कंपनी बनाती है गढ़वासु में, हम मेरे पास कांटेक्ट नंबर भी है, मैं दे सकता हूं, और आप उसको किसानों को बताइए कि कुछ नहीं, आपकी बच्चिया 1 साल की हुई, ये मैग्नेट उसको खिला दीजिए, जाके पड़ा रहेगा और उसको टीआरपी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें डेवलप करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, इवन फॉरेन में भी सक्सेसफुल नहीं है। ऑलरेडी मर्क्स मैनुअल और बड़ी बड़ी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि 3rd 4th स्टेज में आपके यहाँ आती ही है। ओनर को पता ही नहीं चलता 1st 2nd स्टेज में कि क्या हो रहा है इसको। जब हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा, डायफ्राम को जब छेद के तब आपके पास आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिवेंटिव मेजर से याद रखना है कि हमको क्या करना है। 1 साल की हुई, आप मैग्नेट खिला के रख दीजिए, रेटिकुलम में पड़ा रहेगा, जैसे जाएगा वहां कील पकड़ के रखा रहेगा एंड इट इज इजी टू ट्रीट। अदरवाइज टीआरपी नहीं कर सकते आप ट्रीट। सर हमारे ही जिला में ऐसा देखा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम सर की जो बिल्ली थी, उनका किडनी फेल हो गया था, तो उसके लिए दिखाया गया। तो सर जैसे कि विदेशों में होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो क्या सर हमारे देश में भी ऐसा फैसिलिटी है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट? बिल्कुल नहीं है। अभी रीनल फेल्योर के केसेस जहां तक मुझे आइडिया है, ऑप्थेल्मोलॉजी में तो बढ़िया काम हो रहा है, इकोकार्डियोग्राफी भी हो रहा है, कैटरेक्ट सर्जरी भी हो रही है, लेकिन रीनल उसका हाँ ये हो सकता है कि कोई डॉक्टर आया हो फॉरेन से, किसी का बॉम्बे में या कहीं बड़े हॉस्पिटल में उसका किया हो इस तरह की सर्जरी, तो मुझे उसका करेक्ट आइडिया नहीं है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन इंडिया में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वो कुछ मतलब इम्प्रूव हो सकता है, उसकी लाइफ स्पेंड थोड़ी सी लंबी करी जा सकती है सर? देखिए बिल्कुल ये किया सकता है। आप जो है उसकी लाइफ को एक्सटेंस तो 1 साल 1.5 साल तक किया जा सकता है। इवन कई प्रोसीजर्स हैं, जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस है, उससे उसके क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। डाइटरी मैनेजमेंट है, डाइटरी मैनेजमेंट में आजकल बहुत बढ़िया डाइट आ गई है, मेडिसिन भी अच्छी आ गई हैं, जिसके शुरुआत के स्टेज में। लेकिन अगर मान लीजिए देखिए 4 के ऊपर, अगर 6 के ऊपर बढ़ा ना क्रिएटिनिन, तो एक्चुअली और क्रिएटिनिन जब मार्कर्स, हम एक मार्कर होता है SDMA, दैट इज एक्सीलेंट मार्कर इन इनिशियल स्टेज। मतलब आप किडनी खराब को आप एकदम इनिशियल स्टेज में जांच कर सकते हैं, उसका SDMA है, आइडेक्स एक कंपनी है, उसकी मशीन में ये है। तो अभी पटना में बहुत कम जगह लगा है, वो पुणे में वो SDMA टेस्ट कर लेते हैं। जैसे उनको पता है कि इसकी किडनी डैमेज की तरफ जा रही है, उस समय ही पता चल जाता है, जबकि क्रिएटिनिन उस समय नहीं बताता। क्रिएटिनिन तब बताता है जब 70% डैमेज हो चुका होता है। तो इसीलिए इस तरह की चीजें आ रही है। फ्यूचर में हमें लग रहा है कुछ ही दिनों में हम SDMA मार्कर भी करने लगेंगे, ताकि हमको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पता चल जाए कि उस समय हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
उस समय आप मेडिकेशन दे के प्रिवेंट कर सकते हैं कि इसको रोका जा सके। तो इस तरह की फैसिलिटी कर रहे हैं लोग, करेंगे अच्छा और अच्छा होगा। जैसा कि इंटर्नशिप में सिखाया था कि हम जब भी किसी पशु या एनिमल का ट्रीटमेंट करने जाते हैं सबसे पहले उसका हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन जो ऑनर हैं फील्ड कंडीशन में भी ऐसा देखा जा रहा है कि सर वो प्रॉपर्ली ठीक से बता नहीं पाते और कुछ कुछ छुपा भी लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट भी कहीं और चलता है तो वो छुपाते हैं, फिर बाद में कुछ ऐसा इशू होता है और तो फिर वो डॉक्टर पे ब्लेमिंग आ जाती है, फिर बाद में बताते हैं कि हाँ मैंने दूसरी जगह का मेडिसिन यूज किया था। तो ऐसे कंडीशन में सर हम हिस्ट्री किस तरह से मतलब उनसे पूछे कि वो सही, क्योंकि एनिमल तो बोल सकता नहीं है। देखिए हिस्ट्री इज ए आर्ट, इज एन आर्ट। आप जो है उनसे ऐसे नहीं कि एक ही स्ट्रेच में आप पूछते जा रहे हैं, आप उनसे पूछिए क्या खाता है आपका जानवर, बड़ा अच्छा वो है, बड़ा अच्छा खिलाते हैं आप, खाना लग रहा है, हरा चारा तो देते होंगे, बड़ा आपके यहाँ अच्छा था, अच्छा हरा चारा है, आप कीड़े की दवा ज्यादा देते हैं ना, इस तरह से बताएंगे तो उसको लगेगा ना, ऐसी चीजें पूछेंगे ना, लगेगा कि हम बताना है तो बताएगा। बहुत कुछ चीजें किसान को, फार्मर्स को पता भी नहीं रहती है कि ये बताना है। आपकी ये आर्ट है, आपको खोदना है क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप सस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसके एनिमल को कि इसने ये पानी नहीं ज्यादा पी रहा है, इसको रूमेन इंफेक्शन है या इस तरह की कोई इशू है, तो आप उससे पूछेंगे कि आपके यहाँ आप लोग ठंडा पानी बहुत पिलाते हैं इसीलिए जानवर अच्छा, गंदा पानी भी रहता है क्या वहां, तालाब वालाब में जाता है क्या, पीता है क्या, डिवार्मिंग हिस्ट्री बहुत है, तालाब वाला में जन जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इसीलिए होती है, कहीं ना तालाब में गया जहाँ बहुत जानवर जाते हैं वहाँ से उसको पिकअप किया उसने इन्फेक्शन। तो इस तरह की आर्ट है, आप पूछिए उसे ना, जितना चीज़ें आप पूछिए, एक्सप्लोर करिए कि आप क्या आप डिजीज क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके रेफरेंस में क्या क्या हमको कलेक्ट करना है, धीरे धीरे आराम से। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेच में उस पर क्वेश्चन अगर दागते जाएंगे तो वो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा, प्लस उसको ये भी नहीं पता है कि क्या बताना है। तो आप प्रेम से बैठाइए, धीरे से पूछिए, काफी कुछ हद तक निकाला सकता है। हाँ चैलेंजिंग है, उसके बाद भी काफी चीजें छुपी रह जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे हिस्ट्री कलेक्ट करें और आप अच्छे हिस्ट्री टेकर हो जाएंगे। सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है कुत्ते बिल्ली में खाना नहीं खाने का, जबकि हम लोग उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है डिवॉर्मिंग करना, मल्टीविटामिन देना और वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम से करना, फिर भी नहीं खाते। जैसे कि हमारे ही केस में एक मंत्री का कुत्ता आया था जो कि बिना टीवी देखे नहीं खाता था। तो ये तो सर तो मतलब उसका लत आदत खराब होना हुआ ना, फिर भी और उसको ज्यादा इतना प्यार करते हैं ऑनर लोग और वो जानबूझ के नहीं खाता, फिर वो हमारे पे मतलब आती है कि नहीं। बिल्कुल ये ना थोड़ा समझाने की जरूरत है। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, कितने लोग आदत डाल देते हैं क्या कि हैंड फीडिंग, उसको हाथ में लेके खिलाना, तो वो जब तक उसको आदत पड़ जाएगी ना तो ऐसे ही करेगा वो। तो ओनर को समझाना। दूसरी चीज की कितने ओनर्स साइकोलॉजिकली जानवर जो ऐसे हो जाते हैं, जैसे मुझे एक याद है मैं आईवेराई में तो मुझे बताया गया था, किसी सीनियर ने मुझे बताया था कि एक डॉग ऐसा था कि वो उसका ओनर मंगलवार को व्रत रहता था तो मंगलवार को भी नहीं, मेरे सामने की बात नहीं है, मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, और उस डॉग की इत्तेफाक से डेथ जो है आईवेराई में ही हुई। तो इस तरह की भी टेंडेंसी होती है कि ओनर नहीं खा रहा, एनिमल नहीं खा रहा है। कभी कभी क्या होता है कम खाता है, जैसे सीजनल वेरिएशंस हुआ, जैसे एकदम जाड़े से गर्मी से थोड़ा जाड़े में ठंडे में घुसा, एकदम ठंडा बड़ा, उस समय थोड़ा कम खा रहा है। तो ये पूछना है कि खा रहा है ना, थोड़ा खा रहा है ना, और थोड़ा अगर खा रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर बिल्कुल खाना बंद किया तो फिर हम ऑब्वियस है हम टेम्परेचर की तरफ जाते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ऐसा तो नहीं है कहीं टेम्परेचर है एनिमल को, या फिर कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन भी होता है, तो टेम्परेचर डाउन होना ज़्यादा डेंजरस है। लो टेम्परेचर हो जाना 96, 95 इस तरह का टेम्परेचर जाना यानी काफ़ी डेंजरस है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान है। तो हमको पूछना है कि और ज़्यादा खाना कम खाना, और ओनर को उससे पूछना है कि आप कैसे खिलाते हैं इसको, कैसे रखते हैं, कोई ऐसा सडन चेंज डाइट में तो नहीं किया, या कोई ऐसा मेडिकेशन तो नहीं दिया जिसकी वजह से वो हो रहा है, या कहीं इसका जो ओनर खिलाता है वो घर में है कि नहीं। तो तमाम चीज़ें, बहुत फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल उसका प्लेस चेंज हुआ है, जिस टाइम पे आपने दिया उसी टाइम पे आप दे रहे हैं कि नहीं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा इंक्वायरी करते हैं ज़्यादा चीज़ें से। सर जैसे डॉग का स्किन डिजीज है, वो तो स्किन डिजीज थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, और डॉग में ऐसा आजकल अक्सर देखा जाता है कि उसके हैंड लिम्फ, फॉर लिम्फ में जो डिजिट में जो होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वेल आ जाते हैं, रेड दिखते हैं। तो उसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर वो वापस से हो जाता है। ये बहुत बढ़िया, ये हमारे पास कल ही एक केस आया था सर। बेसिकली हाँ बोलिए सर। वो तो बोला ऐसे सर्जरी कंडीशन में सर्जरी करके उसको निकाला जाता है, तो सर्जरी कितना सक्सेसफुल होता है और उसके दोबारा से ना होने का क्या चांसेज है, क्या करवाना चाहिए ओनर को? बेसिकली दिस केस इज नोन एज इंटरडिजिटल फ्रंकुलोसिस, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, कितने लोग थोड़ा इंटरडिजिटल सिस्ट रॉन्गली कहते हैं, और इंटरडिजिटल फाइब्रोमा भी होता है जब फाइब्रोसिस हो जाए, इस तरह की चीज़ है। लेकिन बेसिकली इसका
हाँ, इंटरडिजिटल फ्रंकुलोसिस यानी पस फॉर्मेशन हो गया। सबसे प्रॉब्लम की बात यह है इसमें कि ये डीप बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ऑलवेज हमेशा हमको याद रखना है कि कभी भी इसमें एंटीबायोटिक कवरेज जो है 2 महीने से कम नहीं रखना है, नॉट लेस देन 2 मंथ्स 8 वीक्स। ये आप हमेशा याद रखिए, यहीं हम फेल करते हैं।